शाम का वक्त, ठाकुर हवेली। अर्चना ठाकुर हवेली में घूम रही थी। उसे ठाकुर हवेली में आए बहुत टाइम हो गया था, लेकिन आज तक वो कहीं भी हवेली के किसी कॉरिडोर तक में नहीं गई थी। वो सिर्फ अपने रूम से नीचे किचन में आती थी और या फिर सिर्फ हॉल में बैठ जाती थी या फिर तारा के पास जाती थी। उसके अलावा उसने हवेली में कभी घूमा ही नहीं। आज वो उस हवेली को घूम रही थी। वो दोपहर से उस हवेली में घूम रही थी। वो हवेली इतनी बड़ी थी कि वहां कोई चंद घंटे में उस हवेली को पूरा नहीं देख सकता था। सुबह से शाम भी लग जाए तो उस हवेली का कोई ना कोई कोना जरूर रह जाएगा जिसे वो देख ना पाए। उस हवेली की बनावट बहुत ज्यादा पुरानी थी, जैसे वो सालों से हवेली खड़ी हो। उस हवेली का आर्किटेक्चर स्टाइल बहुत ही ज्यादा यूनिक था। वही उस हवेली की दीवारों में कुछ लिखा हुआ था, बहुत ही ज्यादा। वहीं अर्चना उस हवेली की एक दीवार की तरफ चली जाती है और उस चीज को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो चीज समझ ही नहीं आ रही थी कि वो लिखा क्या है। वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही अजीब लिखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कोड हो या फिर कोई अलग ही लैंग्वेज हो जो अर्चना को नहीं समझ में आ रही थी। अर्चना अपना फोन निकाल कर उस चीज की फोटो खींच लेती है और आगे की तरफ चली जाती है। वहां पर बहुत सारी दीवारों में अलग अलग नक्काशी की गई थी। अलग अलग तरीके की वहां पर डिजाइन बनाई गई थी। कहीं कुछ लिखा था तो कहीं कुछ बना हुआ था। वो उस हवेली को घूमते घूमते उस हवेली के पीछे वाले साइड चली गई थी, जहां एक कॉरिडोर था जिसमें बहुत ज्यादा अंधेरा था। उधर अंधेरे को देखकर अर्चना खुद से ही बोलती है, पूरी हवेली में लाइट है, सब जगह रोशनी है, लेकिन इस कॉरिडोर में क्यों रोशनी नहीं है? लगता है शायद यहाँ का कोई बल्ब जलाना भूल गया है। वो खुद से बोलती है और अपने फोन की टॉर्च जलाकर स्विच ढूंढने लगती है, लेकिन उसे स्विच दिख ही नहीं रहा था, जैसे वहां कोई स्विच हो ही ना। वो जगह हमेशा ऐसे ही गुमनाम बनकर उन काले अंधेरों में बंद हो। अर्चना उस कॉरिडोर में अपने कदम बढ़ा देती है और उस अंधेरे को चीरते हुए आगे की तरफ जाने लगती है। तभी उसे कोई पीछे से आवाज लगता है। अर्चना पीछे मुड़कर देखती है, जहां एक 50-55 साल की औरत खड़ी थी। वो औरत अर्चना के पास आकर उससे बोलती है, ठकुराइन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस कॉरिडोर में आने की इजाजत किसी को भी नहीं है। ठाकुर साहब ने सख्त मना किया है कि यहाँ कोई भी नहीं आएगा। इस जगह पर कोई भी नहीं आता। अगर कोई आ जाता है तो ठाकुर साहब को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप ही यहाँ मत आइए। अर्चना उस औरत को देखते हुए उससे पूछती है, काकी, यहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ राजा साहब सबको आने को मना करते हैं? कुछ है क्या यहाँ पर? वो औरत अर्चना से बोलती है, पता नहीं ठकुरन, हम जब से यहाँ इस हवेली में आए हैं, ये जगह हमेशा ऐसी ही रही है, ऐसी अंधेरे में ढकी हुई। यहाँ पर कोई भी किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। आप ही यहाँ से चलिए। अगर ठाकुर साहब को पता चल गया तो बिना वजह आप पर भी गुस्सा करेंगे, क्योंकि ना ही उनको घर वालों का यहाँ आना पसंद है और ना ही घर के किसी नौकर का। आप ही चलिए यहाँ से। अर्चना उस औरत की बात मान लेती है और उसके साथ वहां से चली जाती है। वक्त शाम को हो गया था और अर्चना को शाम के खाने की तैयारी भी करनी थी। वो किचन में आ जाती है। वहां पर कुछ नौकर पहले से ही शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। अर्चना उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर बाहर आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर सेब काटने लगती है। वो काट तो सेब रही थी, लेकिन वो कहीं और ही गुम थी। वो कुछ सोच रही थी। वो एक सेब काटती है। वो सेब कट जाने के बाद वो दोबारा दूसरे सेब को उठाकर काटने लगती है, लेकिन वो अभी भी किसी सोच में घूम बैठी थी। वो खुद से ही बोलती है, आखिर उस जगह में ऐसा क्या है, क्या राज है जो राजा साहब वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं देते? वैसे भी हमने सुना है कि बड़ी बड़ी हवेलियों में कई पुराने, बहुत गहरी राज दफन होते हैं। लगता है इस बड़ी सी दिखने वाली सफेद हवेली में भी कुछ बहुत पुराने, बहुत ही गहरे राज दफन है। तभी अचानक से उसे एक झटका लगता है। अर्चना पूरी अलग तरीके की बन जाती है। जैसे वो अर्चना है ही नहीं। उसने अपना हाथ उस चाकू पर कस के रखा हुआ था। उस सेब को एक ही मिनट में पूरा का पूरा काट देती है। उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था, वो अपने उन बालों को भी खोल देती है। उसके वो काले घने घुंघराले लंबे बाल अब पूरे उस कुर्सी पर फैल गए थे। वो अपना सर थोड़ा थोड़ा घुमा रही थी। वो धीरे धीरे करके अपने सर को पूरा राउंड राउंड घुमा रही थी। वो अपने सर को, जो धीमे धीमे घुमा रही थी, अब उसे तेज तेज घुमाने लगती है। तभी वहां पर उदय ठाकुर आ जाते हैं। उनकी नजर अर्चना पर पड़ती है, जो अपने सर को गोल गोल करके घुमा रही थी। वो खुद से ही बोलते हैं,
बहू रानी को क्या हो गया है, इतना अजीब तरीके का बिहेव क्यों कर रही हैं? वो आगे चलकर अर्चना को देखते हुए बोलते हैं, बहू रानी, आप ठीक तो है ना, आपको क्या हुआ? अर्चना, जो अपना सर नीचे करके पूरा गोल गोल घुमा रही थी, वो एकदम से अपना सर ऊपर कर लेती है, जिसे देखकर ठाकुर थोड़ा डर जाते हैं। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी। दिखने में वो इस वक्त काली माँ का रूप लग रही थी। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसने अपने माथे के बीच में भी कई छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी। उसने अपने बालों को पूरा खुला छोड़ दिया था। जो अभी उसने अपना जुड़ा खोला था, तो उसके बाल पूरे के पूरे उस कुर्सी पर बिखर गए थे। उसकी आंखें इतनी ज्यादा लाल थी कि अभी उन आंखों से खून निकलने लगे। वो पूरी की पूरी साफ साफ काली माँ का रूप लग रही थी, जिसे देखकर उदय ठाकुर थोड़ा ज्यादा डर जाते हैं। उन्होंने सुना था कि अर्चना पर सिर्फ देवी माँ आती है, वो देवी माँ का अवतार है, लेकिन आज उन्होंने अर्चना के ऊपर काली माँ को आते देखा था। वो आज पूरी की पूरी काली माँ का अवतार बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ SR मेंशन, देवांशी अभी भी बेहोश बेड पर लेटी हुई थी। वहीं उसके बगल में शौर्य बैठा था, जो एक टक उसे अपनी खाली आंखों से लगातार देखे जा रहा था। उसकी आंखों में एक भी इमोशंस नहीं था। वो अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से एक टक देवांशी के चेहरे को देखे जा रहा था, जो डर की वजह से पीला पड़ गया था। शौर्य बस उसके बगल में बैठा रहता है और एक तक उसके उस पीले पड़े चेहरे को देखते रहता है। उसके हाथ देवांशी के बालों में चल रहे थे। देवांशी अभी भी बेहोश पड़ी थी। शौर्य की नजर देवांशी के हाथों पर जाती है, जिस पर उस आदमी की पकड़ के निशान थे। शौर्य देवांशी के कोट को उतार कर वही सोफे पर फेंक दिया था, जिस वजह से देवांशी के हाथों पर उस आदमी के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वही देवांशी की गर्दन में भी कुछ निशान थे, जो शायद उस आदमी की पकड़ और उस आदमी के देवांशी को किस करने के थे और उसे बाइट करने के भी। उसकी गर्दन में एक लव बाइट का मार्क था, जिससे अभी हल्का खून निकल रहा था। शौर्य की नजर उस खून पर जाती है। पता नहीं उसे क्या होता है, वो उस जगह पर अपने होंठ रख देता है और उसे बहुत ही आराम से किस करने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे देवांशी को यहाँ इस जगह दर्द हो रहा हो और उसके ऐसे उस जगह पर होंठ रखने और उसे प्यार से किस करने से उसका दर्द कम हो जाए। इसीलिए वो उस जगह प्यार से किस कर रहा था, उस जगह पर। थोड़ी देर बाद वो उसकी गर्दन से दूर होकर फिर एक तक उसे देखने लगता है। अब शौर्य की नजर देवांशी के पूरे बदन पर एक बार दौड़ती है। देवांशी के पूरे बदन पर उंगलियों के निशान थे, जो हर जगह पर थे और कुछ काले निशान भी पड़े हुए थे। देवांशी के पैरों में, हाथों में, सब जगह निशान थे। पता नहीं शौर्य क्या सोचता है और वो देवांशी की टॉप को पकड़कर उसके पेट से ऊपर कर देता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, क्योंकि देवांशी के पेट पर बहुत ज्यादा काले गहरे निशान थे, जैसे किसी ने कस के उसके पेट को दबाया हो। वो उसकी कमर पर भी उंगलियों के निशान थे, क्योंकि देवांशी अभी उस वक्त जली भी थी, जब शौर्य ने उसे मोमबत्ती से जलाया था। उसके बाद वो उस कोल्ड स्टोरेज रूम में बंद हो गई थी। वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, इसीलिए कोई उसे जरा सा भी टच करता था, तो उसकी बॉडी में निशान आ जाते थे। वो दिखने में बहुत ज्यादा गोरी थी, इस वजह से उसकी बॉडी में निशान भी जल्दी दिखने लगते थे। यही वजह थी कि उसके पेट में वो काले गहरे निशान दिख रहे थे, क्योंकि उस आदमी ने देवांशी के पेट को कस के दबाया था और उसके पेट को एक बार नोचा भी था। ये देखकर शौर्य का दिमाग खराब हो जाता है और उसकी वो आंखें और ज्यादा लाल हो जाती है। बस उन आंखों से खून निकलने की देरी थी। उन आंखों में खून उतर आया था। उसका मन तो कर रहा था कि वो उस आदमी को दोबारा जिंदा करके उसे बहुत ज्यादा मारे, उसे टॉर्चर करे, फिर अगर वो मर जाए तो फिर उसे जिंदा करें और फिर बहुत ज्यादा टॉर्चर करें। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ को छूने की, उसकी वाइफ को किस करने की। वो यही सोच रहा था कि तभी देवांशी को हल्का हल्का होश आने लगता है। शौर्य, जो अपनी सोच में गुम था, देवांशी के हिलने से वो अपनी सोच से बाहर आता है और एक तक देवांशी को फिर से देखने लगता है। देवांशी धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है। उसकी वो लवेंडर आइज शौर्य की आइज से मिलती है। एक पल के लिए वो उन आइज को देखती है, लेकिन अगले ही पल उसे ऑफिस वाला सीन याद आ जाता है, जिसे याद करके वो पूरी तरीके से डर जाती है। डर के मारे वो कांपने लगी थी और शौर्य से दूर हो जाती है। शौर्य उसकी तरफ बढ़ने लगता है। देवांशी उसे हाथ दिखाकर रोते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, प्लीज मेरे पास मत आओ, प्लीज मत आओ मेरे पास। बोलते बोलते एक बार फिर वो बेहोश हो जाती है।
एक घना जंगल जो पूरी तरीके से अंधेरे से घिरा हुआ था। उस जंगल के आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था। उसे जंगल में सिर्फ साइन साइन की ही आवाज आ रही थी। वो जंगल दिखने में बहुत ज्यादा डरावना था, क्योंकि वो जंगल का सबसे पीछे वाला हिस्सा था, जहां पर कोई आया जाया नहीं करता था। वो जगह दिन में भी बहुत ज्यादा डरावनी दिखती थी। वही उसी जगह पर कुछ लोग जमीन में खुदाई कर रहे थे, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हो या फिर वहां कुछ कर रहे हो। वही एक आदमी वहां रखी चेयर पर अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर आराम से बैठा हुआ था। वो बस वहां देख रहा था, जहां कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। जंगल में जंगली जानवरों की भी आवाज आ रही थी, लेकिन वहां खड़े लोगों को आवाज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर, जैसे वो जंगली जानवरों से भी बड़े जानवर हो, जिन्हें उन जंगली जानवरों के भी आने से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे जगह को खोदते खोदते उन्हें कुछ दिखता है। वो थोड़ा उस जगह को हाथों से ही साफ करने लगते हैं और उसकी मिट्टी को निकाल कर हाथों से ही बाहर फेंकने लगते हैं। तभी वहां पर उन्हें एक आदमी की लाश दिखती है, जो वही फॉरेनर था जिसने देवांशी के साथ बदतमीजी की थी, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो दोनों आदमी उस आदमी की लाश को बाहर निकालते हैं और उसे आदमी के सामने रखते हुए, जो कि कुर्सी में बैठा हुआ था, बोलते हैं, बॉस, मिल गई, ये रही। कुर्सी में बैठा आदमी उस लाश को नफरत भरी नजरों से देखता है और उस लाश के चेहरे पर अपना पैर रखकर उसके चेहरे को अपने जूते से रगड़ने लगता है। लेकिन उस आदमी की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। आवाज निकलती कैसे? एक तो एक लाश थी। वो आदमी उस लाश पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। वो उसके चेहरे पर मसलता जाता है अपने जूते को। इससे भी उसे सुकून नहीं मिलता, तो वो अपने लोगों को, जो वहां खड़े थे, चिल्लाते हुए बोलता है, इसके टुकड़े टुकड़े करके इसके देश भिजवा दो और इसके देश के कुत्तों, चील, कौवा को, बिल्लियों, सबको इसके टुकड़े पार्सल कर दो, इंडिया वालों की तरफ से वहां के जानवरों के लिए तोहफा और पार्टी। इतना बोलकर वो आदमी वहां से उठता है और अपनी वहां खड़ी गाड़ी में बैठ जाता है। उस जगह पर अभी भी जोर से हवाएं चल रही थी और वहां के पेड़ हवाओं में जोर से लहरा रहे थे। वहां पर उन जंगली जानवरों की आवाज और तेज हो जाती है। वह और तेज से आवाजें करने लगते हैं, जैसे यहाँ उनके इस जंगल पर राज करने वाला कोई और जंगली भेड़िया आ गया हो। जंगल का राजा तो शेर होता है, लेकिन ये इंसानी जंगली भेड़िया उस शेर से भी बड़ा जानवर है। वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तार के साथ वहां से निकल जाता है। वहां अभी भी कुछ लोग खड़े थे, जो एक नजर उसे फॉरेनर आदमी की लाश को देखते हैं और अपने बॉस के दिए ऑर्डर के मुताबिक उस आदमी के छोटे छोटे टुकड़े करने लगते हैं। अब उस जगह पर खून ही खून फैला हुआ था। वो जगह पूरी खून से सन गई थी। अचानक बादल गरजते हैं और एक जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश का पूरा पानी उन लोगों के ऊपर गिर रहा था और वह खून बहकर उसे गड्ढे में जा रहा था। उस आदमी को वो लोग एक छोटे छोटे स्मॉल पीसेस वाले टुकड़ों में कर देते हैं और उन्हें एक ब्लैक कलर की पैकेट में डालने लगते हैं। बारिश की वजह से वो लोग पूरे भीग गए थे और वो खून बहकर पूरा उसे गड्ढे में मिल गया था। अब वहां पर एक भी खून नहीं था। देखकर ऐसा लग रहा था वहां किसी को मारा ही नहीं गया है। ठाकुर हवेली। अर्चना वैसे ही उदय ठाकुर को घूरे जा रही थी। तभी वहां पर रेदांश आ जाता है और अर्चना को ऐसे देखते हुए बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना, चलो सीधे रूम में। रेदांश अर्चना की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उदय ठाकुर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे रोकते हुए बोलते हैं, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि बहू के ऊपर दुर्गा माँ के साथ साथ काली माँ भी आती है। रेदांश उनकी बात सुनकर शॉक्ड होते हुए बोलता है, क्या? उदय ठाकुर बोलते हैं, हाँ, अभी बहू के ऊपर काली माँ आई है और वो बिल्कुल काली माँ का अवतार है, आंखें पूरी तरीके से लाल है। तभी वहां पर देव और तारा भी आ जाते हैं। तारा अर्चना को ऐसे देखते हुए उसके पास पहुंच जाती है और अर्चना को हिलाते हुए बोलती है, दीदी, दीदी क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? उदय ठाकुर देव को इशारा करते हुए तारा को अर्चना से दूर करने को बोलते हैं। देव आगे जाकर तारा का हाथ पकड़ लेता है और उसे अर्चना से दूर ले जाता है। तारा देव को घूरते हुए बोलती है, छोड़िए हमारा हाथ, ये क्या कर रहे हैं और हमारी दीदी को क्या हो गया है? उदय ठाकुर तारा को देखते हुए सीरियस आवाज में बोलते हैं, बहुरानी के ऊपर काली माँ आई हैं। तारा शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ बोलती है, क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? व्हाट नॉनसेंस, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है दीदी के साथ, तो आप लोग ऐसी बकवास करना बंद करें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दीदी काली माँ और दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके ऊपर काली माँ को ले आए हैं।
तारा को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि अर्चना के ऊपर देवी माँ आती है। उसके ऊपर जब भी देवी माँ आई थी तो तारा उस वक्त वहां रहती ही नहीं थी, या फिर उसके घर वालों को जैसे ही जब लगता था कि अर्चना के ऊपर देवी माँ आने वाली है तो वो तारा को कहीं भेज देती थी। कभी उसकी किसी दोस्त के घर तो कभी उसकी नानी के घर भेज देती थी। इसीलिए तारा को कभी इस बात का पता ही नहीं चला और उन्होंने गांव वालों को भी मना कर दिया था कि कोई भी तारा को इस बारे में ना बताएं, क्योंकि तारा छोटी थी और गुस्से की बहुत तेज थी। उसे ये सब चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, विश्वास ही नहीं था उसे इन चीजों पर वहां के गांव वालों को इन चीजों पर विश्वास था। इसीलिए गांव के भी किसी ने भी तारा को इस बारे में कभी भी नहीं बताया। फिर 3 महीने पहले तारा यहाँ आ गई कोलकाता अपनी पढ़ाई के लिए। वो ज्यादातर अपना समय बचपन में भी स्कूल और ट्यूशन में ही बिताया करती थी। वो घर में कम रहती थी, तो जिस वजह से जब भी अर्चना के ऊपर देवी माँ आई थी तो तारा को तब भी नहीं पता चलता था। अर्चना थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगती है, उसकी लाल आंखें भी थोड़ी ठीक हुई थी, लेकिन उसका सर अभी भी वैसे ही गोल गोल घूम रहा था। वो लगातार अपने सर को गोल गोल घुमाए जा रही थी। तारा अपना हाथ जबरदस्ती देव के हाथ से छुड़ा लेती है। देव उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तारा उसे पकड़ते हुए गुस्से में उससे बोलती है, दूर रहिए आप हमसे प्रोफेसर, छूना मत, अभी हमें अपनी दीदी को देखना है। आप लोग उन्हें ठीक करने की वजह पता नहीं कर रहे, कहानी बना रहे हैं। तारा अर्चना के पास जाती है। अर्चना, जो कि अब पहले से थोड़ी नॉर्मल हो गई थी, तारा उसके कंधों से हिलाते हुए बोलती है, दीदी दीदी क्या हुआ है आपको, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, बताएं क्या हुआ है आपको। अर्चना, जो कि अभी होश में नहीं थी, उसके अंदर से काली माँ तो चली गई थी, लेकिन अब उसके अंदर दुर्गा माँ आ गई थी। अर्चना के अंदर से एक अलग ही मनमोहक करने वाली खुशबू आ रही थी, जिससे कोई भी उस खुशबू के मोह में पड़ जाए। अर्चना की नजर तारा के पेट पर पड़ती है। वह उसे देखते हुए बोलती है, बच्चा, तेरी कोख में पल रहे बच्चे का बाप तुझे जल्द ही मिल जाएगा। तू इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, ये बच्चा तेरी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आएगा। ये बच्चा तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने में पूरी मदद करेगा। ये बच्चा तुम्हारे सपनों के बीच में कभी भी नहीं आएगा। हमेशा इसे प्यार देना, कभी इस पर गुस्सा मत करना। तारा बस एक तक अर्चना को देखे जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है उसकी दीदी को। ये उसे अपनी दीदी लग ही नहीं रही थी, ये तो उसे कोई और ही लग रही थी, जैसे उसकी दीदी के शरीर में कोई और ही आत्मा घुस गई हो। उदय ठाकुर अर्चना का ये रूप देखकर थोड़ा मुस्कुराते हैं। वो उसके पास आते हैं और अपने हाथ जोड़कर धीरे धीरे बोलते हैं, देवी माँ, हमारे घर में खुशियों की किलकारियां कब गूंजेगी और हमारा बिजनेस और बड़ा कब होगा। अर्चना उन्हें देखते हुए बोलती है, तुम्हारे घर में खुशियों की किलकारियां गूंजेगी, बहुत जल्दी ही गूंजेगी, मगर तुम्हारा ये बिजनेस बड़ा होने की जगह बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा ये बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा। इस घर में, तुम्हारे अंदर, इस हवेली में, यहाँ इस हवेली में खड़े हर एक इंसान के अंदर बहुत सारे राज दफन है, और ये हवेली, तुम्हारा बिजनेस लोगों के खून से बना है। तुम्हारा ये बिजनेस लोगों के खून से रंगा हुआ है। लोगों के खून से तुम्हारा ये बिजनेस बड़ा हुआ है, और ये बिजनेस जल्दी तुम्हारा मिट्टी में मिलेगा। तुम सब सड़क पर आ जाओगे। जिस घर पर लड़कियों की इज्जत नहीं होती, जिस घर की बहू की इज्जत को हमेशा नीलाम किया जाता है, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उस घर में चाहकर भी कभी खुशियां नहीं आ पाएंगी। अर्चना की बात सुनकर सब लोग शोक में उसे देखने लगते हैं। वही उसकी बात सुनकर तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी बातें सुनकर वेदांश को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने लंबे कदमों से अर्चना की तरफ बढ़ने लगता है। वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है, अर्चना उसकी बाहों में झूल जाती है। वो बेहोश हो गई थी। शायद उसके अंदर से अब देवी माँ निकल गई थी। वेदांश उसे अपनी बाहों में उठाकर ऊपर की तरफ ले जाता है। तारा एक तक बस उधर ही देखे जा रही थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। देव तारा को देखते हुए बोलता है, शाम हो गई है, तुम भी जाकर फ्रेश हो लो, थक गई होगी। वो तारा की बाजू को पकड़कर उसे बोलता है। तारा अपने हाथों को उससे छुड़ाते हुए उसे गुस्से में घूरते हुए बोलती है, छोड़े हमें प्रोफेसर, और दूर रहे, आप एक नंबर के झूठे हैं। आपने क्या कहा था हमसे कि हमारी दीदी आपके भाई के साथ बहुत खुश है। वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी उनके साथ जी रही है, पर यहाँ तो कुछ और हो रहा है। हमारी दीदी की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं है? हमें पता नहीं था कि आपके भाई ने हमारी दीदी के साथ जबरदस्ती शादी की थी।
हमें मम्मी ने सब कुछ बताया था और इसीलिए हम दीदी से बार बार पूछ रहे थे कि वो खुश है कि नहीं है। दीदी अच्छे से जानती है, जहाँ हमें एक पल भी पता चला कि वो खुश नहीं है तो हम उन्हें अगले ही पल यहाँ से लेकर चले जाएंगे। दीदी को एक ऐसी जगह बिल्कुल भी रहने नहीं देंगे जहाँ उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, जहाँ उनका ही पति उनके साथ दरिंदगी दिखाता है। पर आपने तो हमेशा अपने छोटे भाई को सही करने की कोशिश की, हमेशा उनकी गलतियों पर पर्दा डालकर उन्हें हमेशा सही बताया, ना हमें, क्योंकि हमेशा से वो गलत था। गांव के सारे लोग जानते हैं, उनको लगता है कि आपका भाई रिदांश ठाकुर एक बहुत अच्छा इंसान है, वो हमेशा सबकी मदद करता है। लेकिन उनका असली सच तो हम जानते हैं कि वो कितने बड़े राक्षस है। उन्होंने हमारे दीदी के साथ जबरदस्ती शादी करी, हमारे पापा के ऊपर गन चलाई, न जाने उन्होंने कितनों को मौत के घाट उतार दिया। न जाने क्या दीदी जो अभी बोलकर गई है वो सही हो। आपकी ये जो इतनी बड़ी हवेली, आपको इतना बड़ा अंपार, आपका इतना बड़ा बिजनेस जो खड़ा है, वो लोगों के खून से सींच कर, लोगों को खून बहाकर खड़ा हुआ हो। लोगों को मारकर आपने अपना ही इतना बड़ा अंपार खड़ा किया है। होने को तो कुछ भी हो सकता है ना मिस्टर देव ठाकुर। अब हम अपनी दीदी को एक पल भी यहाँ नहीं रुकने देंगे। जैसे ही दीदी को होश आएगा उन्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे। देव चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। देव को तारा की बातों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में तारा को एक झटके में अपने कंधे में उठा लेता है और वहां से ले जाने लगता है। तारा उसकी पीठ पर मारे जा रही थी, लेकिन इससे उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए वो मार ऐसी थी जैसे उस पर रुई गिर रही हो। तारा जोर से चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, हमें गंदे प्रोफेसर, छोड़े हमें, गंदे प्रोफेसर, आप बहुत गंदे हैं प्रोफेसर, आप बहुत गंदे हैं, छोड़े हमें। लेकिन देव उसे नहीं छोड़ता और उसे अपने कमरे में ले आता है। तारा अभी भी लगातार उसके कंधों पर मारे जा रही थी। वो उसकी पीठ पर मुक्कों की भी बरसात कर रही थी। देव उसे आराम से बेड पर बैठा देता है और एक बार फिर अपने रूम का सामान इधर उधर फेंकने लगता है। वो अपने रूम के सामान को तोड़ने लगता है। तारा के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे तारा की कंडीशन अच्छे से पता थी। डॉक्टर ने साफ मना किया था कि उसे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दे। मगर आज जो हुआ, उसकी वजह से तारा गुस्से में आ गई थी। उसे अब अपनी बहन के लिए टेंशन हो रही थी। होती भी क्यों ना, उसकी बहन ने हमेशा उसे अब एक माँ की तरह पाला था। कहने के लिए तो वो उसकी बड़ी बहन थी, लेकिन तारा के लिए उसकी माँ से भी बढ़कर थी। वो प्यार तारा की मम्मी भी तारा को नहीं दे पाती थी, वो प्यार अर्चना ने उसे दिया था। वो हमेशा उसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। जहाँ कभी तारा की मम्मी तारा पर चिल्ला देती थी, लेकिन अर्चना हमेशा उसे प्यार से समझाती थी और हमेशा उसे अपने पास रखती थी। वो कभी तारा को खुद से दूर नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन तारा के करियर, तारा की खुशी, उसके सपनों के लिए उसने तारा को 3 महीने पहले यहाँ कोलकाता भेज दिया। वरना उसका दिल तो नहीं बोल रहा था कि वह उसे कोलकाता भेजे, लेकिन सिर्फ अपनी बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए उसने उसका ये सपना भी पूरा किया। देव तारा की तरफ बढ़ने लगता है। देव की आंखें पूरी तरीके से लाल थी और उसने सारे सामान को इधर उधर फेंक दिया था। उसने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया था। उसने वहां लगे बड़े से शीशे को भी एक बड़ा सा वाश उठाकर मार दिया था, जिससे वो शीशा वही चकनाचूर हो गया था। देव गुस्से में तारा की तरफ बढ़ने लगता है। तारा देव को इतने गुस्से में देखकर बेड पर पीछे की तरफ खिसकने लगती है। देव ने अब तारा के दोनों तरफ अपने दोनों हाथ रख दिए थे, जिससे तारा इधर उधर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। देव उसे अपनी उन लाल नजरों से घूरते हुए उसके ऊपर झुक रहा था। तारा उसके ऐसे झुकने से पीछे की तरफ जा रही थी और वो वही बेड पर लेट गई थी। देव उसके ऊपर ऐसे ही उसके ऊपर आ गया था। अब दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पेपर का फासला था। देव तारा को घूरते हुए अपने हर एक शब्द को जोर देते हुए बोलता है, हम तुमसे पहली और आखिरी बार बोल रहे हैं, हमारे भाई के बारे में अपनी जबान से कुछ भी उल्टे सीधे लफ्ज मत निकालना। तुम जानती क्या हो उनके बारे में? कुछ भी नहीं। तुम नहीं जानती उनके बारे में कुछ भी, तो उनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना। भाई नहीं है एक हमारे, उन्होंने हमें एक पिता का प्यार दिया है, माँ का प्यार दिया है। वो हमारे लिए पिता समान है, तो उनके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोच लेना और हमारे सामने मुंह मत खोलना। नहीं तुम यहाँ से कहीं जाओगी और ना ही भाभी, उन्हें यहाँ से कहीं ले जाने का सोचना भी मत, वरना जो देव तुम्हारे सामने हमेशा प्यार से पेश आता है ना, वो तुम्हें अपना असली रूप दिखा देगा। और जब तुम देव का असली रूप देखोगी, तुम्हारी जो जबान हमारे सामने खुलती है ना, वो खुलने से पहले बंद हो जाएगी। भाभी को हमसे दूर ले जाने का सोचना भी मत,
वरना जिस खुशी से तुम इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हो, यूनिवर्सिटी जाती हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना और डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बंद हो जाए और तुम्हारा सपना चकनाचूर हो जाए। फिर तारा के बगल में लेटते हुए उसकी आंखों पर अपना हाथ रखकर बोलता है, चलो अब तुम लेट गई हो तो सो भी जाओ, चलो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। वो अचानक से पूरी तरीके से बदल गया था। जहां वो अभी तारा के ऊपर गुस्सा कर रहा था, वहीं अब वो तारा से प्यार से बात कर रहा था। तारा को उसका ये नेचर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वो शोले से ठंडा पानी बन गया था। पहले उसने पूरे कमरे का सारा सामान तोड़फोड़ के पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया, उस पर गुस्सा किया और फिर अचानक ही इतने प्यार से बात करने लगा। ये चीज तारा को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। उसने यूनिवर्सिटी में देव के बारे में सुना था कि बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिससे वो प्यार से बात करता है तो बहुत ज्यादा प्यार से बात करता है, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, और जिससे एक बार नफरत कर ले तो उसके लिए सबसे ज्यादा बुरा है। और देव से दुश्मनी मोल लेना मतलब खुद मौत को दावत देना। और यूनिवर्सिटी में ये भी मशहूर था कि देव का मूड कब क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता। उसका मूड किस चीज पर चलता है आज तक कोई पहचान ही नहीं पाया, ना ही वहाँ के स्टूडेंट और ना ही वहाँ के प्रोफेसर्स। वही हाल इस वक्त तारा का भी था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी देव इतने गुस्से में था और अचानक ही उससे प्यार से बात करने लगा। रेदांश का कमरा। रेदांश अर्चना को अपनी बाहों में लेकर अंदर आता है और उसे एक झटके में बेड पर पटक देता है, लेकिन अर्चना कुछ रिस्पांस नहीं करती। वो सच में बेहोश हो गई थी, लेकिन रेदांश को लग रहा था कि अर्चना नाटक कर रही है, लेकिन अर्चना उठती नहीं है, जिसे रेदांश अभी भी नाटक ही समझ रहा था। रेदांश उसके पास आकर उसके कपड़ों को कस के पकड़ते हुए बोलता है, वेक अप बेबी, जल्दी उठो। लेकिन अर्चना तब भी नहीं उठती। रेदांश अपने रूम में बने एक मिनी बार में जाता है और वहां पर एक मिनी फ्रीजर रखा हुआ था, जिसमें से वह आइसक्रीम निकलता है और जग में डाल देता है और उसमें ठंडा ठंडा पानी डाल देता है। वो उस जग को उस मिनी बार से बाहर निकालता है और बाहर अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है। वो बेड के पास खड़ा होकर वो पूरा का पूरा बर्फ से भरा हुआ पानी अर्चना के चेहरे पर डाल देता है। इतना ठंडा पानी पड़ने से अर्चना एकदम से उठकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर कुछ आइसक्रीम भी गिर गई थी, जो बहुत ज्यादा ठंडी थी, जिससे उसकी स्किन पर उस जगह जलन भी होने लगी थी। अर्चना अपनी आंखें लगातार फड़फड़ा रही थी, क्योंकि इतना ठंडा पानी गिरने की वजह से उसकी आंखें ढंग से नहीं खुल रही थी। वो हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलती है। अब उसे साफ दिख रहा था, पानी उसके चेहरे से टपककर उसके बदन पर गिर रहा था और उसकी गर्दन से होता हुआ, उसकी क्लीवेज से होता हुआ, उसके ब्लाउज के अंदर जा रहा था, जहां रेदांश की नजर ठहर जाती है। वो अभी भी सिर्फ अपने चेहरे से पानी को साफ कर रही थी। वो रेदांश को देखते हुए बोलती है, ये आपने क्या किया? वो रेदांश की हरकतों से बहुत ज्यादा डर गई थी कि रेदांश हमेशा ऐसी हरकत करता था जिससे वो हमेशा डर जाती थी। वही अभी रेदांश ने उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया था। वो पानी हद से ज्यादा ठंडा था, जिससे अर्चना ठंड के मारे कांप जाती है, उसे ठंड लगने लगती है। लेकिन रेदांश को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसकी नजर तो उन पानी की बूंदों पर ठहर गई थी, जो अर्चना की गर्दन से फिसलकर उसकी क्लीवेज से होते हुए उसके ब्लाउज के अंदर जा रही थी। रेदांश का गला सूखने लगा था। वो बिना देरी किए अर्चना की तरफ झुक जाता है और उसे दोबारा बेड पर लेटाकर उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख देता है और उसे किस करने लगता है। वो उन पानी की बूंदों को अपने होठों से शक कर रहा था। उसके होंठ धीरे धीरे खिसककर अर्चना के नीचे की तरफ आ रहे थे। वहां पर रह रही सारी पानी की बूंदों को शक करने लगता है। वो पानी की बूंदों को शक करते हुए अपने होठ अर्चना की क्लीवेज पर रख देता है। उसमें अपनी जीभ डालकर उन पानी की बूंदों को शक करने लगता है। वो अपनी जीभ गोल गोल घुमा रहा था, जिससे उसकी जीभ बार बार अर्चना से टच हो रही थी। रेदांश अपनी गर्दन ऊपर करके अर्चना को देखता है, जो रेदांश के इस तरीके की हरकत से पूरी तरीके से सहज जाती है। रेदांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अर्चना के कानों के पास बिल्कुल करीब आकर बोलता है, बेबी, बहुत वक्त हो गया, बहुत टाइम दे दिया तुम्हें, आज तो हम तुमसे अपना बेबी लेकर ही रहेंगे। हमें अपना बच्चा चाहिए और आज हम उसके लिए तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज हम तुम्हें पूरी तरीके से हासिल कर लेंगे। दर्द होगा, तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, पर उस दर्द को सहन कर लेना। बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना बेबी, वरना गांव में तुम्हारे जो माँ बाप है
क्या पता वो रात रात कहीं गायब हो जाए, या फिर जो तुम्हारी बहन है वो किसी माफिया क्रिमिनल के हाथों लग जाए, या फिर तुम्हारी बहन का मिसकैरेज हो जाए, तुम्हारी बहन सीढ़ियों से गिर जाए, उसकी याददाश्त चली जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है। होने को तो ये भी हो सकता है कि तुमने जिसे भैया कहा था, यानी कि वो शौर्य रंधावा, उसका बिजनेस रातों रात मिट्टी में मिल जाए, वो करोड़पति से रोडपति बन जाए, या फिर वो चलने लायक ही ना बचे, उसका बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हो जाए। कलयुग है, यहाँ होने को यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कोई अपने आगे का कल नहीं देखता। कोई नहीं देख पाया तो आज कंटिन्यू करे ना बेबी। अपने पति का साथ दोगी ना? अपने पति के साथ कोऑपरेट करो और हमें हमारा बेबी आज ही चाहिए। अर्चना उसे देखते हुए बोलती है, आप पागल हो गए हैं क्या? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी कैसे बच्चा आ जाएगा? ऐसे थोड़ी ना बेबी आ जाता है आपको। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। एक तो रेदांश आज उसके करीब, ऊपर से उसकी ऐसी बेशर्मी भरी बातें अर्चना को ना चाहते हुए भी हकलाने और डरने पर मजबूर कर देती थी। रेदांश उसके कान के बिल्कुल करीब जाकर मैग्नेटिक वॉइस में बोलता है, आई नो बेबी कि अचानक एकदम से हमारा बच्चा तुम्हारे पेट में थोड़ी ना आ जाएगा, उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। 2 बार हम मेहनत कर चुके हैं, अगर हम 1-2 बार और मेहनत करेंगे या फिर आज पूरी रात भर हम मेहनत करेंगे तो हमारा बेबी तुम्हारे पेट में आ जाएगा और फिर हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ आज की पूरी रात, और अगर आज की पूरी रात तुम हमें नहीं दोगी तो हमें 2-4 बार और मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम्हें 2-4 बार और वही दर्द सहना पड़ेगा। हमें अपना बेबी जल्दी चाहिए है, तो तुम्हें रोजाना उस दर्द से गुजरना पड़ेगा और उसे दर्द को सहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो हमें चाहिए। प्यार से तुम हमारे साथ रहो, कॉपरेट करोगी तो अच्छी बात है, वरना हम जबरदस्ती भी कर सकते हैं। ये बोलते हुए उसकी आवाज बहुत ज्यादा कड़क थी। उसके होठ अर्चना के होठों से बार बार टच हो रहे थे, जिसे महसूस करके ही अर्चना के पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई थी। वो गहरी लंबी सांस ले रही थी, जिससे वो अपने डर को कंट्रोल कर सके, काबू में कर सके अपने डर को। उसे रेदांश से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इतना बोलकर वो अर्चना की साड़ी के पल्लू को उसके बदन से अलग कर देता है। फिर अर्चना के चेहरे को देखते हुए बोलता है, लेकिन हम कंटिन्यू कहाँ से करें? डायरेक्ट वहां से, या फिर पहले थोड़ा किशविश हो जाए, फिर उसके बाद डायरेक्ट वहां चले? पर हम डायरेक्ट वहां भी तो नहीं जा सकते ना, थोड़ा माहौल बने तो थोड़ा, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट वहां चलेंगे। यहाँ बेड भी है, रूम भी है, पर कुछ खाली अधूरा सा है, मजा नहीं आ रहा रूम में माहौल क्रिएट करने में, चलो कहीं और चलते हैं। रेदांश की बात सुनकर अर्चना की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो खुद से बोलती है, और ये कहाँ और हमें लेकर जाएंगे? वो खुद में यही सोच रही थी कि रेदांश अर्चना की साड़ी का पल्लू उसके कंधे पर फिर से डाल देता है और उसे एक झटके में अपनी बाहों में उठा लेता है। अर्चना बस एक टक रेदांश को देखे जा रही थी। उसे रेदांश से आज बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। उसे रेदांश आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। रेदांश अर्चना को लेकर ऊपर टेरेस पर आ जाता है, जहाँ का माहौल आज बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था। वहाँ पूरे टेरेस पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी हुई थी। वही वहाँ पर एक झूला लगा था, जो व्हाइट कलर का था। वही दूर एक व्हाइट कलर का बेड था, जिसमें सफेद कलर के गद्दे लगे हुए थे। वो बेड भी पूरा गुलाब की पंखुड़ियां से भरा हुआ था। वहीं आसपास बहुत सारे फूल थे, कुछ हैंग थे तो कुछ वही नीचे लगे हुए थे। वहाँ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था, जो कि पूरा गुलाब की पंखुड़ियां से सजा था। उसमें पूरे में गुलाब की पंखुड़ियां डाली हुई थी। वो पूरा गुलाब की पंखुड़ियां से भरा हुआ था। तेज तेज हवाएं चल रही थी। रेदांश अर्चना को वहां स्विमिंग पूल के पास लेकर आता है और एक झटके में उसे उसमें पूल में छोड़ देता है। छपाक की आवाज के साथ अर्चना सीधे स्विमिंग पूल के अंदर गिरती है। रेदांश वही घुटनों के बल बैठकर उस स्विमिंग पूल को देखते हुए बोलता है, अर्चना बेबी तुम पानी में गिरी। छपाक। अर्चना जल्दी से उस पानी से बाहर निकल आती है। वो पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। अर्चना के पूरे बदन पर गुलाब की पंखुड़ियां चिपक गई थी। उसके बाल पूरी तरीके से गीले हो गए थे। उसके बाल पूरे उसके चेहरे पर आ गए थे। वो अपने चेहरे को झटक कर अपने बालों को पीछे करती है। वो अपने हाथों की मदद से अपने बालों को पीछे करती है। उसके बालों से पानी टपक रहा था, जो उसके बदन पर गिर रहा था। वो दिखने में बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही थी। अर्चना धीरे धीरे कदमों से अदाओं के साथ जाती है। एक झटके में रेदांश उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा नीचे स्विमिंग पूल पर घसीट लेता है।
अब दोनों ही स्विमिंग पूल में थे और दोनों के बदन उस पानी में भीग गए थे। अर्चना अपने कंधे से अपनी साड़ी का पल्लू निकालकर रेदांश के सीने पर अपने हाथों को चलाने लगती है। उसके हाथ रेदांश की शर्ट के बटन पर जाते हैं और वो धीरे धीरे करके रेदांश की शर्ट के बटन खोलने लगती है। वो बहुत ही अदा के साथ रेदांश की शर्ट के बटन को खोल रही थी। उसने अब तक रेदांश की शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे। रेदांश बस उसकी हर एक क्रिया को देख रहा था। अर्चना अपने हाथों को रेदांश के सीने पर चलाने लगती है। उसके हाथ रेदांश के सीने पर चल रहे थे। वो उसकी उसे व्हाइट शर्ट को उसके बदन से अलग करके वही स्विमिंग पूल पर फेंक देती है। उसके हाथ रेदांश के सीने पर, उसके पेट पर, सब कहीं चल रहे थे। वो रेदांश से पूरी तरीके से चिपकी हुई थी। उनके बीच में हवा तक जाने का फासला नहीं था। वो रेदांश के सीने पर अपने होंठ रख देती है और चूमने लगती है। रेदांश एक झटके में अर्चना को पकड़कर पलट देता है और उसके पेट पर अपने हाथ को रखकर उसे अपने तरफ पुश करता है। अर्चना पूरी तरीके से रेदांश के सीने में चिपक चुकी थी। रेदांश उसके बालों को आगे करके उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। अर्चना की गर्दन पर गुलाब की पंखुड़ी चिपकी हुई थी जिसे रेदांश अपने होठों से चूमकर अलग कर रहा था। वो उसे किस कर रहा था। वहां का माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस था। रेदांश के हाथ अर्चना के गालों पर चल रहे थे और उसका एक हाथ अर्चना के पेट पर था। वहां बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही थी। रेदांश उसकी गर्दन पर किस करने के साथ साथ उसे बाइट कर रहा था, जिससे अर्चना की एक तेज जोरदार चीख उस पूरे टेरेस पर गूंज सी जाती है। अर्चना की सांस गहरी होने लगी थी। वो रेदांश की करीबी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रेदांश उसे एक बार फिर पलट देता है। अब अर्चना का चेहरा रेदांश के सामने था। रेदांश उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उन्हें किस करने लगता है। वो बहुत ही बेदर्दी से उसे किस किए जा रहा था, जैसे उसने न जाने कब से उसके होठों को छुआ ही ना हो और होठों ने उससे बहुत ज्यादा तड़पाया हो। वो उसके होठों पर पैशनेटली किस कर रहा था। वो कभी उसके ऊपर के लिप्स को शक करता तो कभी लोअर लिप्स को। वो फ्रेंच किस कर रहा था। अब उसकी वो फ्रेंच पैशनेट किस डीप किस में बदल गई थी। करीब 20 मिनट की डीप किस के बाद रेदांश उसके होठों को छोड़ता है। दोनों की सांस गहरी हो गई थी। अर्चना रेदांश के सीने पर सर रखकर गहरी लंबी सांस ले रही थी। रेदांश अर्चना को लिफ्ट करता है। अर्चना अपने टांगे रेदांश की कमर पर लपेट लेती है। अर्चना की वो ब्लैक साड़ी, जिसका पल्लू उसने पहले ही अपने बदन से अलग कर दिया था, पूरी उसके बदन में चिपक गई थी। वो साड़ी नेट की थी, जो जरा से पानी से ही उस पर चिपक जाती, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा स्विमिंग पूल का पानी था। वो पूरी तरीके से उसके बदन से चिपकी हुई थी। उसका वह गोरा तराशा हुआ बदन रेदांश को साफ साफ दिख रहा था। वो उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और चूमने लगता है। अर्चना मौन करने लगती है। उसकी आहें उसे पूरे टेरेस में गूंज रही थी। रेदांश उसकी गर्दन से होता हुआ उसके क्लीवेज तक आता है, लेकिन उसे उसके बदन पर वो उसका ब्लाउज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो ऊपर से ही उसके उभारों पर बाइट कर लेता है, जिससे अर्चना की एक तेज चीख एक बार फिर उस पूरे टेरेस पर गूंज सी जाती है। वो आहें भरने लगती है। रेदांश उसके पेट पर किस करने लगता है और उसके हाथ लगातार अर्चना की पीठ पर चल रहे थे। वो अपने हाथों की मदद से अर्चना के ब्लाउज को खोल देता है और उसे उसके बदन से अलग कर देता है, लेकिन उसके ब्लाउज के अंदर तो अर्चना की नर्विया भी थी, जिसे रेदांश अलग नहीं करता और ऐसे ही अर्चना के क्लीवेज पर किस करने लगता है। वो अर्चना को ऐसे ही लिए हुए स्विमिंग पूल से बाहर आता है। अर्चना के हाथ रेदांश के बालों में उलझ ही गए थे और उसके बालों को सहलाए जा रही थी। रेदांश अर्चना को उस सफेद बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ अर्चना की चीख ही गूंज रही थी। अचानक वहां बारिश होने लगती है, जो उन दोनों के एक चादर में लिपटे बदन पर गिर रही थी और वहां के माहौल को और ज्यादा इंटेंस बना रही थी। दोनों के बदन अभी भी आपस में उलझे हुए थे और वहां पर गहरी सांस और आहें ही सुनाई दे रही थी। बारिश की पानी की बूंदें उनके उसे लिपटे हुए बदन पर गिर रही थी, लेकिन दोनों ही आज एक दूसरे को प्यार करने में लगे हुए थे। दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटा रहे थे। रात के वक्त पर जहां सब लोग सो रहे होते हैं, वही उस टेरेस पर दो बदन आपस में लिपटे हुए थे और एक दूसरे पर प्यार लुटा रहे थे। उस गहरी काली अंधेरी रात में उन दोनों की गहरी सांस ही गूंज रही थी। सुबह का वक्त, ठाकुर हवेली। सुबह के 5 बजे रहे थे। आसमान हल्का हल्का साफ था। काले बादल छंट चुके थे और आसमान हल्का सफेद दिखने लगा था।
सूरज निकल रहा था। सूरज की पहली किरण निकलती है। आसमान थोड़ा ऑरेंज सा दिख रहा था। सूरज उग रहा था। सूरज के आसपास नारंगी रंग की रोशनी फैली हुई थी, जो उस आसमान को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। वही वो आसमान आज दिखने में गुलाबी लग रहा था और उस आसमान में प्यार सी खुशबू महक रही थी। फूलों से सजे उस सफेद बेड पर दो बदन आपस में लिपटे सो रहे थे। वह दोनों एक दूसरे के आगोश में सोए हुए थे। वहां हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। मौसम बहुत ही खुशनुमा था। हवाओं की वजह से वहां लगे वो सफेद जालीदार पर्दे हिल रहे थे। उन पर्दों से आती हल्की हवा उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी। धीरे धीरे कर वेदांश की आंखें खुलने लगती हैं। उसकी नजर अर्चना के खूबसूरत चांद जैसे चेहरे पर पड़ती है। वो एक पल के लिए उसके उस खूबसूरत चेहरे को निहारता रहता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा उतर जाता है। उसकी आंखें गुस्से से पूरी तरीके से लाल हो गई थी। वो गुस्से में पूरी तरीके से कांप रहा था। दोनों के बदन उस सफेद पतली चादर में लिपटे हुए थे, जो कल ज्यादा बारिश होने की वजह से भीग गई थी और हल्की गीली थी। दोनों रात भर ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर प्यार लुटाते रहते हैं और एक दूसरे के आगोश में सो जाते हैं। ये याद कर वेदांश की आंखें और ज्यादा गुस्से से लाल हो जाती है। उसकी वो ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखों में खून उतर आया था। उसके वो सिल्वर बाल उसके माथे में पूरी तरीके से बिखरे हुए थे। वो एक झटके में अर्चना से दूर हो जाता है। वेदांश के ऐसे दूर होने से अर्चना की भी आंख खुल जाती है। उसे अपने पूरे बदन में बहुत तेज दर्द हो रहा था। खासकर उसे सबसे ज्यादा दर्द अपनी लोअर बॉडी में हो रहा था। वेदांश की आंखों में गुस्सा सवार था। अर्चना की नजर वेदांश पर पड़ती है। उसका चौड़ा गोरा सीना साफ साफ दिख रहा था और उसके 8 पैक एब्स, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी नजर खुद पर पड़ती है। वेदांश के झटके में अलग होने की वजह से वो सफेद चादर भी अर्चना के ऊपर से थोड़ी सी अलग हो जाती है और अर्चना का आधा सीना दिखने लगता है। अर्चना की नजर खुद पर पड़ती है। एक तो उसे अपने पूरे बदन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, ऊपर से उसे शर्म भी आ रही थी। वेदांश के ऐसे सामने होने पर वो जल्दी से चादर पकड़कर खींच लेती है और खुद को ढक लेती है। अर्चना कल रात का याद करने लगती है। ये याद आते ही उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो खुद से ही बोलती हैं, हम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? हम खुद ही इनका साथ दे रहे थे। कैसे ऐसा कर सकते हैं? हम कैसे देख सकते हैं? हम कैसे उनकी मदहोशी के आलम में मदहोश हो सकते हैं? हम खुद से कैसे किस कर सकते हैं? वो खुद से बोल रही थी। उसके हिलते हुए होठ साफ दिख रहे थे, लेकिन उसे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अर्चना बहुत ही धीरे धीरे बोल रही थी, जो किसी को भी सुनाई देना पॉसिबल ही नहीं था, चाहे वो उसके कितना भी करीब क्यों ना हो। वेदांश की आंखों में तो गुस्सा पहले से ही सवार था और उसके गुस्से को उसका बुदबुदाना और भड़का रहा था। वो गुस्से में अर्चना की बाजू को पकड़ लेता है। उसकी पकड़ अर्चना के बाजू पर कश्ती जा रही थी। अर्चना ने, जो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया हुआ था, वेदांश के ऐसे पकड़ने से उसकी एक आह निकल जाती है। वो अपना चेहरा घुमाकर उसको देखने लगती है। वेदांश के चेहरे पर उसके लिए गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। एक तो अर्चना को पहले से ही अपनी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और ऊपर से अब वेदांश, जिसने उसकी बाजू को इतना जोर से पकड़ा हुआ था, उसके बदन में एक दर्द की लहर दौड़ जाती है। वेदांश गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल रात वो सब बोलने की? तुम जानती ही क्या हो हमारे बारे में? कुछ भी नहीं जानती हमारे बारे में, और हमें अच्छे से पता है तुम कल नाटक कर रही थी। तुम पूरे गांव वालों को, हमारे दादाजी को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं। वेदांश ठाकुर ऐसे छोटे मोटे नाटकों में फंसने वाला नहीं है, और तुम कुछ भी नहीं जानती हमारे बारे में, तो आइंदा से अपनी ये जबान से ऐसे उल्टे सीधे शब्द निकालना बंद करना, वरना जो लोग हमारे खिलाफ उल्टी सीधी बात करते हैं, उनकी जबान हम काट सकते हैं। पर आप तो हमारी बीवी हैं ना, हम आपकी जबान तो नहीं काट सकते, पर आपके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। उसने बहुत गुस्से से उसकी बाजू पर जोर देते हुए बोला था। वेदांश के पास से अर्चना को इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरावनी वाली वाइब आ रही थी। वो इस वक्त बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। वेदांश, जो वहां से उठ रहा था, फिर अर्चना के बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे के नजदीक अपना चेहरा रखता है। दोनों की सांसें आपस में घुल रही थी। दोनों की सांसें एक दूसरे को अपने अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वेदांश बोलता है, अब क्या हुआ? अब क्यों इतना डर रही हो? कल तो बहुत बोल्ड बन रही थी तुम, और आज क्या सती सावित्री वाला मोड आ गया? क्या तुम्हारे अंदर धोखा देना तुम्हारी फितरत है?
तुम्हें क्या लगा था रेदांश ठाकुर को धोखा दोगी और रेदांश ठाकुर को पता नहीं चलेगा? रेदांश ठाकुर है हम उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं, और आप तो हमारी बीवी हैं, तो आपके बारे में तो हर चीज पता लगानी ही पड़ेगी ना। आइंदा से ऐसी बकवास करने और हमारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले 1000 बार सोचिएगा, वरना कल तो हम प्यार से पेश आ गए, पर अगली बार आपको सिर्फ रेदांश का वैश्वी रूप देखने को मिलेगा। तुमने रेदांश ठाकुर के उस रूप को जगाया है जिस रूप को हमने कुछ पल के लिए सुला दिया था, जो रूप हम किसी के सामने नहीं लाना चाहते थे, खासकर आपके सामने, अपनी बीवी के सामने। हम अपना वो रूप नहीं लाना चाहते थे, लेकिन आपने हमें वो रूप लाने पर मजबूर कर दिया है। बोलते हुए रेदांश की पकड़ अर्चना की बाजू पर कसती जा रही थी। अर्चना को अपनी बाजू पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। रेदांश एक झटके में अर्चना को छोड़ देता है और खड़े होकर अपनी पैंट पहनने लगता है। अर्चना, जो कि रेदांश को खड़े होते हुए देख रही थी, वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। रेदांश एक तिरछी नजर अर्चना को देखता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, बेबी, कल रात तो तुमने हमें पूरा देख लिया, अब क्या शर्माना, क्या कल की बोलने सिर्फ कल रात तक थी। बोलते हुए वो अपनी पैंट पहन लेता है और लंबे कदमों से वहां से चला जाता है। अर्चना को जब रेदांश की कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो उसे जब महसूस होता है कि रेदांश उसके आसपास नहीं है, वो अपनी एक आंख धीरे से खोलती है। जब उसे पूरी पक्के से यकीन हो जाता है कि रेदांश उसके पास नहीं है, तो वो अपनी दोनों आंखें खोल लेती है। वो एकदम उस गुलाबी आसमान को देखने लगती है। उसकी आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। वो खुद से ही बोलती है, ये अपने आप को समझते क्या है, कभी तुम करके बात करते हैं, कभी आप करके बात करते हैं। अभी हम पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल हमें टीज करने लगे। यह इंसान है क्या, खड़ूस कहीं के। वो खुद को ठीक करते हुए ये सब बोल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल पूरी तरीके से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी आंखों के कोने से अभी भी आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने एक छोटी बच्ची दिखाई देने लगती है, जिसने व्हाइट कलर का नी तक आता फ्रॉक पहना हुआ था। वही उसके बगल में एक लड़का खड़ा था, जिसने ब्लैक कलर की पेंट व्हाइट शर्ट और ऊपर से ब्लैक कलर का कोट डाला हुआ था। वो दोनों बच्चे रो रहे थे। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा घर चल रहा था। दोनों बच्चे चिल्लाते हुए बोलते हैं, मम्मी पापा, मम्मी पापा। उन दोनों बच्चों की आवाज हर जगह गूंज रही थी और वो बड़ा सा घर पूरा आग की लपटों में झुलस गया था। अर्चना एकदम से अपने होश में आती है। वो पूरी तरीके से पसीने से भीगी हुई थी। उसका शरीर कांप रहा था। वो बुरी तरीके से हाफ रही थी। उसकी सांसें गहरी हो गई थी। वो लंबी लंबी गहरी सांस ले रही थी। वो एक झटके में उठकर बैठ जाती है, जिससे उसकी एक चीख निकल जाती है। उसे अपने बदन में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसकी साड़ी स्विमिंग पूल में पड़ी हुई थी, जो पूरी की पूरी गीली थी, जिसे चाह कर भी वो पहन नहीं सकती थी। उसकी नजर रेदांश की व्हाइट शर्ट पर जाती है, जो वही बैग के कोने में पड़ी थी। वो थोड़ा आगे होकर उस शर्ट को उठा लेती है और उसे पहन लेती है। वो शर्ट अर्चना के 28 तक ही आ रही थी। अर्चना शर्ट को अपने हाथों से नीचे की तरफ खींच रही थी, लेकिन कहाँ वो शर्ट लंबी होती। वो शर्ट तो जितनी बनी है, उतनी ही बनी रहती। तभी एक तेज हवा का झोंका वहां से निकलता है, जो अर्चना के काले घने घुंघराले बालों को हिलाकर चला जाता है, जिससे अर्चना का चेहरा साफ दिखने लगता है। अभी तक उसके चेहरे पर उसके बालों का पहरा था। अर्चना का चेहरा पूरी तरीके से लाल था। वो अपने कदम नीचे जमीन पर रखती है। उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है। वो धीरे धीरे कदमों से वहां से जाने लगती है। उससे ढंग से चला नहीं जा रहा था, फिर भी वो चलने की कोशिश कर रही थी। वो धीरे धीरे कदमों से अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एसआर मेंशन देवांशी शौर्य की गोद में बैठी हुई थी। देवांशी ने अभी भी अपना वही नेवी ब्लू शर्ट और नेवी ब्लू टॉप पहनी हुई थी, जिसमें उसका ब्लेजर नहीं था। शौर्य के हाथ देवांशी के थाइस पर चल रहे थे। धीरे धीरे अपने हाथों से देवांशी की थाई को सहला रहा था। देवांशी तो मानो सांस ही नहीं लेती। वो शौर्य के इतने करीब होने से जैसे सांस लेना ही भूल गई थी, या फिर ये कहे कि शौर्य जब सांस लेने की परमिशन देगा, तभी वो सांस लेगी। शौर्य देवांशी की गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसके कान के बिल्कुल पास अपने होठों को ले जाकर बोलता है, वाइफी, सांस लो। ये सांस रोकना मुझे तब अच्छा लगता है, जब हम आपकी इन सांसों को कंट्रोल करते हैं, जब हमारी वजह से ये सांसें रुकती हैं। लेकिन अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, जो आप सांस रोक रहे हैं। लीजिए, सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। शौर्य का बोलना ही था कि देवांशी गहरी लंबी सांस लेने लगती है और जल्दी जल्दी सांस ले रही थी।
जैसे अगर शौर्य उसे बोलता ही नहीं तो वो सांसें लेती ही नहीं, और अगर वह 1 मिनट और सांस ना लेती तो मानो वो मर जाती। वो गहरी लंबी सांस ले रही थी, जिससे बार बार उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। शौर्य के हाथ देवांशी के पेट पर थे, जिसे उसने कस के पकड़ के अपनी तरफ पुश किया था। उसने देवांशी को खुद में पूरी तरीके से जकड़ दिया था, जैसे वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो। वो वैसे ही बोलता है, वाइफी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? शौर्य की बात सुनकर देवांशी को एक बार फिर कल का वही ऑफिस वाला सीन याद आ जाता है। वो याद करते ही देवांशी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं और वो लुढ़क कर शौर्य के हाथों में गिर जाते हैं। शौर्य इरिटेट होकर बोलता है, अरे यार, जब भी हम तुमसे कुछ पूछते हैं तुम्हारी आंखों में ये हर बार आंसू क्यों आ जाते हैं? हमें ये आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें ये आंसू तभी पसंद है जब ये हमारी वजह से निकलते हैं। जब ये किसी और की वजह से निकले तो हमें नहीं वो वजह पसंद है, और जिसकी वजह से वो वजह बनी हो वो भी पसंद नहीं है, नफरत है हमें। देवांशी रोते हुए बोलती है, इसमें इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सब उन्होंने किया था, हमने कुछ भी नहीं किया था। हम तो उनसे खुद को छुड़ाने की भीख मांग रहे थे, लेकिन वो हमें छोड़ नहीं रहे थे। ऊपर से उन्होंने हमें धमकी भी दी थी, अगर हमने ये बात आपको या फिर किसी और को बताई तो वो ये डील कैंसिल कर देंगे और हमें बदनाम कर देंगे कि हमारा आपके ऑफिस के लोगों के साथ रिश्ते हैं, और ये भी बताएंगे कि हमने उन्हें अपने करीब बुलाया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आप जानते हैं ना, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ आपसे मोहब्बत करते हैं। आप ही की मोहब्बत के लिए हम आपके इतने टॉर्चर सहे हैं। शौर्य की पकड़ देवांशी के पेट में और कस जाती है, जिससे देवांशी की हल्की आह निकल जाती है। शौर्य अपनी कड़क आवाज में बोलता है, और हमने क्या किया? देवांशी को एक बार फिर से वो सब याद आ जाता है, जब शौर्य ने उस आदमी को मारा था। उसने बहुत बुरी तरीके से उस आदमी को मारा था, जिसे याद करके देवांशी का पूरा शरीर कांपने लगता है। वो पूरी तरीके से कांप रही थी, जिसे शौर्य अच्छे से महसूस कर पा रहा था। वो अपनी चीन को उसकी गर्दन पर रखते हुए बोलता है, शब्द वाईफाई, हमने क्या किया? आपने उसे मार डाला, बुरी तरीके से मार डाला। आप उस वक्त वहशी हैवान लग रहे थे। देवांशी का कहा एक शब्द वहशी हैवान शौर्य के कानों में गूंजने लगा था। उसे सिर्फ यही शब्द सुनाई दे रहा था, जिससे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसके हाथों की नसें दिखने लगती है। उसके हाथ देवांशी के पेट पर और ज्यादा कस जाते हैं, जिससे देवांशी को अपने पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। देवांशी का कहा एक शब्द वहशी हैवान शौर्य के कानों में गूंजने लगा था। उसे सिर्फ यही शब्द सुनाई दे रहा था, जिससे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसके हाथों की नसें दिखने लगती है। उसके हाथ देवांशी के पेट पर और ज्यादा कस जाते हैं, जिससे देवांशी को अपने पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। देवांशी का ये कहना कि शौर्य ने एक वहशी हैवान की तरह उस आदमी को मारा था। शौर्य की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसकी पकड़ देवांशी के पेट पर कस जाती है। अगले ही पल वो देवांशी को सोफे पर पटक देता और खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसने एक जोरदार थप्पड़ देवांशी के गाल पर जड़ दिया था, जिसकी वजह से देवांशी के होठों के कोने फट जाते हैं और कोनों से हल्का खून निकलने लगता है। उसके गालों पर थप्पड़ों के निशान पड़ गए थे। उसके गाल पर पूरी की पूरी 5 उंगलियां छप गई थी। वो अपने गाल को पकड़कर रो रही थी और दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। वो बस लगातार रोए जा रही थी और उसके आंसू बह रहे थे। बस आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज कहीं गुम हो गई हो। और फिर शौर्य उसके बाजू को कसकर पकड़कर हिलाते हुए बोलता है, तुमने क्या कहा? हम वहशी हैवान। तुमने अभी हमारी हैवानियत देखी ही कहाँ है? अब हम तुम्हें दिखाएंगे अपनी हैवानियत। अब जब तुमने हमें बोल ही दिया है वहशी, तो हम तुम्हें अपना वहशीपना दिखा ही देते हैं। ऐसे बोलते हुए शौर्य उसकी गर्दन पर आ जाता है और लगातार उसे किस करने लगता है। वो लगातार उसकी गर्दन पर अपने होठों को चला रहा था और काट रहा था। उसकी ये किस बहुत ही ज्यादा वाइल्ड थी। वो बिल्कुल पागल भेड़िया की तरह उसके ऊपर टूट पड़ा था। वो उसकी गर्दन को छोड़कर उसके होठों पर आ जाता है। देवांशी की गर्दन पूरी तरीके से लाल हो गई थी और जगह जगह उसकी गर्दन पर काटने के निशान थे, लेकिन शौर्य को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस देवांशी के होठों को लगातार चूमे जा रहा था। एक तो शौर्य के मारने की वजह से देवांशी के होंठ फट गए थे और उसके किनारों से खून निकल रहा था। ऊपर से शौर्य की इतनी वाइल्ड किस उसे बहुत ज्यादा दर्द दे रही थी। वो लगातार उसके होठों को चूम रहा था। अब उसके होठों से भी खून निकलने लगा था।
पहले तो सिर्फ कोनों से ही खून निकल रहा था, पर अब पूरे होंठ खून से भर गए थे और खून रिसकर बाहर आ रहा था। शौर्य देवांशी को ऐसे ही अपनी बाहों में उठा लेता है और बैग की तरफ ले जाने लगता है। उसने किस ब्रेक नहीं की थी। वो उसे अभी भी उसे किस कर रहा था। वो लाकर देवांशी को बेड पर पटक देता है। पटकने की वजह से देवांशी बेड पर हल्का सा ऊपर उठ जाती है और फिर उस बेड पर लेट जाती है। ऐसा करने से उसका सीना हल्का सा ऊपर हो जाता है, जिसे देखकर शौर्य उसके ऊपर आ जाता है और एक ही झटके में उसका टॉप फाड़ कर उसके बदन से अलग कर देता है और उसके बदन पर अपने होठों को चलाने लगता है। वो लगातार अपने होंठ उसके बदन पर चलाए जा रहा था। वो देवांशी के साथ बहुत ही बुरी तरीके से पेश आ रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा, जिसे अब वो देवांशी के ऊपर उतार रहा था। अब देवांशी उसके गुस्से का शिकार बन गई थी। शौर्य ने देवांशी के चेहरे को देखते हुए बोला, वाइफी, गुस्सा दिलाया है ना हमें तुमने। अब हमारे गुस्से की आग में झुलसना भी तुम्हें ही है। ये वो आग है जिसमें हर कोई जलकर राख हो जाएगा, और सबसे पहले तो वो राख होगा जिसने हमसे मोहब्बत की है। हमने बोला था ना कि हमसे मोहब्बत मत करो। हम अच्छे इंसान नहीं है। हमसे मोहब्बत में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दर्द ही मिलेगा। और तुमने क्या बोला था? तुम्हारी मोहब्बत के बदले तुम्हें ये दर्द भी कबूल है। तो अब झेलो इस दर्द को। शौर्य रंधावा कुछ भी करने से पहले एक बार आगाह जरूर करता है, और हमने तुम्हें आगाह किया था। लेकिन तुम फिर भी हमसे मोहब्बत करती रही, और ये तुम्हारी मोहब्बत की ही सजा है। ऐसा बोलकर उसके नेवी ब्लू शॉर्ट को एक झटके में अलग कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो उसके साथ जंगली जानवरों की तरह पेश आ रहा था। सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस उसके ऊपर अपनी हैवानियत दिखाए जा रहा था। देवांशी की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गूंगी हो गई हो। दोपहर के 2 बजे करीब शौर्य उसे छोड़कर बिना उसे देखे उस कमरे से गुस्से से बाहर निकल जाता है। देवांशी अभी भी बेड पर वैसे ही बेसुध लेटी हुई था। उसे किसी भी चीज का होश नहीं था। उसकी आंखों के कोने से अभी भी आंसू निकल रहे थे। उसके बदन पर जगह जगह अभी की शादी की दी गई है वानियां दिख रही थी। वो अपने ऊपर वही पड़ी सफेद चादर को अपने ऊपर डाल लेती है और खुद ही उसको पकड़कर लेट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसके तकिए को भिगो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शौर्य गुस्से में अपनी गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से दहक रही थी, जैसे कि अगर कोई उसकी आंखों के सामने आ जाए तो वो ना जाने कितने लोगों का खून कर दे। उसकी गाड़ी शहर से बहुत दूर जाकर एक ब्रिज के पास रुकती है, जहां पर एक बड़ा सा घर बना हुआ था, जो जला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई आता ही ना हो और वहां उस जगह पर कभी साफ सफाई ही नहीं हुई हो। ऐसे लग रहा था कि वो घर सालों पहले जल गया था। अपनी गाड़ी से निकालकर शौर्य वहीं घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और एकदम से उस घर को देखने लगता है। उसके कानों में किसी के कील खिलाने की आवाज आ रही थी, तो किसी लड़के के बोलने की आवाज आ रही थी, रुक जाओ, हम तुम्हें पकड़ लेंगे जल्द ही। तो वही किसी औरत की भी आवाज आ रही थी, अरे बच्चों आराम से खेलो, लग जाएगी चोट। तो वही एक आदमी की भी आवाज आती है, अरे बच्चे हैं, खेलने दीजिए, चोट लग जाएगी तो हम हैं ना, हमारे बच्चे ब्रेव है, वो ऐसी छोटी मोटी चोटों से नहीं डरते। तभी वो बच्चे खेलते खेलते ही बाहर निकल आते हैं, और तभी अचानक से उस घर में ब्लास्ट हो जाता है और वो पूरा घर आग की लपटों में चला जाता है। शौर्य अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेता है, फिर अपनी आंखें एक झटके में खोलता है। उसकी वो काली आंखें पूरी तरीके से खूनी रंग की तरह लाल हो गई थी। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। वो उस समय बोलता है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्द ही तुम सब बर्बाद हो जाओगे। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। ठाकुर हवेली। देव तारा के सामने बैठा हुआ था। तारा वही सोफे में बैठी थी और मजे से चॉकलेट खा रही थी, और देव की हालात पूरी खराब थी। उसकी शर्ट पर सिलवटें पड़ गई थी। उसके माथे पर पसीना था और उसके बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे। उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने बहुत ज्यादा काम किया हो। देव का रूम बहुत ही ज्यादा साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम की हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से चमक चमक कर साफ किया गया हो। वही देव सोफे के सामने रखी कॉफी टेबल पर बैठा था, जो कि कांच की थी। वहां पर ज्यादातर सामान कांच का ही था। ऐसा लगता था जैसे वहां के लोगों को कांच की चीज कुछ साथ ही पसंद है। तारा चॉकलेट खाते हुए देव से बोलती है, आप लोगों को हर चीज कांच की नहीं बनवानी चाहिए।
क्योंकि कांच की चीजें जल्दी से टूट जाती है, और जब कोई चीज टूटती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। जब वो आपके करीब हो तो और ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसा बोलते हुए वो कुछ सोचने लगती है। देव को तारा की बातें समझ में नहीं आ रही थी। देव तारा से पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? तारा अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो बस हम आपको बता रहे थे। खैर, आप कुछ बोलना चाहते थे हमसे। बोलिए, हम सुन रहे हैं। तारा चॉकलेट खाते हुए बोलती है। देव तारा का हाथ पकड़ लेता है और उसकी चॉकलेट से थोड़ी सी चॉकलेट खा लेता है और बोलता है, वैसे तो हमें चॉकलेट का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हमें बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है। पर इस चॉकलेट का टेस्ट अच्छा है। अब ये नहीं पता कि ये चॉकलेट अच्छी है या तुम्हारे होंठ, क्योंकि इस पर आपके होंठ जो लगे हैं। तारा बस अपनी पलकें झपकाए देव को देख रही थी। देव एक बार फिर गहरी सांस लेकर बोलता है, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। कल रात हम दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सोए हैं तो आप हम शादी कर सकते हैं। जब तुम हमारे साथ कंफर्टेबल हो तो शादी करने में क्या दिक्कत है? तारा गुस्से में खड़ी होने लगती है तो देव उसे देखते हुए बोलता है, आराम से। तुम अब अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ एक और जान है, जो तुम्हारे पेट में पल रही है। तारा सोफे पर बैठ जाती है और गुस्से में देव को देखते हुए बोलती है, हम आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है प्रोफेसर। आप झूठे हैं, एक नंबर के झूठे हैं। आपने हमसे झूठ बोला। हमारी दीदी को लेकर आपने हमसे झूठ बोला। जिस दीदी की आंखों में हम एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उनके लिए हम अपने मम्मी पापा से लड़ जाते थे, उनके लिए गांव के हर एक इंसान से लड़ जाते थे। आपके भाई की वजह से उनकी आंखों में आंसू आए। हम कैसे छोड़ दे आपके भाई को? बताए, कैसे छोड़ दे अपनी दीदी को यहाँ? कैसे माफ कर दे आपको प्रोफेसर? आपने हमसे झूठ बोला है प्रोफेसर। आपने हमें धोखा दिया है। और हमने तो सुना था कि ठाकुर कभी किसी को धोखा नहीं देते। आपके भाई ने तो इंसान के भेस में जो लोगों के लिए भगवान है, लेकिन उनका काम हैवानों वाला है। उन्होंने हमारी दीदी से जबरदस्ती शादी की, वो भी सिर्फ बच्चों के लिए। अगर उन्हें बच्चा ही चाहिए था तो अच्छे से शादी का प्रपोजल लेकर आते। हमारे घर वाले हाँ बोल देते, पर आपके भाई ने क्या किया? जबरदस्ती उनसे शादी करी। जब हमारी दीदी ने एक बार ना बोल दिया था, नहीं करना चाहती थी वो आपके भाई से शादी, तो आपके भाई ने जबरदस्ती हमारे पापा को टारगेट बनाकर गोली चलाकर उनसे शादी कर ली। हमारी दीदी डर गई। बच्चा ही तो चाहिए था ना उन्हें। अपने ही स्टैंडर्ड की कोई अच्छी सी लड़की को देखकर शादी कर लेते, उससे आराम से कर लेते उसके साथ बच्चा और अपनी जिंदगी बढ़िया तरीके से जीते। पर उनको हमारी दीदी की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? और आप जबरदस्ती की हमारे पीछे शादी की रेट लगाकर पड़ गए हैं। नहीं करनी हमें आपसे शादी। हम जब तक इस बच्चे के, जो हमारे पेट में पल रहा है, इसके बाप का नहीं पता कर लेते, उसके किए की सजा नहीं दे देते, तब तक हम किसी से भी शादी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे हम किसी से शादी। और उसके बाद भी हम आपसे बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे। आप लोग धोखेबाज है, सबके सब धोखेबाज है। हमारी दीदी मासूम है, डर जाती है वो, लेकिन हम मासूम नहीं हैं। हम नहीं डरते किसी से भी, ना ही आपसे प्रोफेसर और ना ही आपके भाई से। हम चाहे तो अभी अपनी दीदी को यहाँ से ले जा सकते हैं, पर हम भी क्या करें? हम नहीं ले जा सकते अभी अपनी दीदी को यहाँ से। आपके भाई के साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है वो, उसके बाद क्या? पर जब आपके भाई को उनका बच्चे मिल जाएगा तो उसके बाद हमारी दीदी का क्या होगा? उन्होंने तो बोल दिया है कि वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए हमारी दीदी को यहाँ लेकर आए थे, उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए लाए थे। उन्होंने तो बोल दिया है कि बच्चा देखकर चले जाना, जितने पैसे मांगोगे उतना पैसे देंगे। क्यों? उनको हमारी दीदी कोई ऐसी वैसी लड़की दिखती है क्या? उन्होंने बोला कि बच्चा पैदा करके चले जाना, तो अपना बच्चा पैदा करके उनको दे देंगे। क्या माँ की ममता कुछ नहीं होती? क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को खुद से अलग कर पाई है? आपके भाई ने नहीं सोचा कि उनके ऐसा करने से हमारी दीदी पर क्या गुजरी है। तारा की बातें देव को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। तारा फिर गुस्से में गुर्राते हुए बोलती है, और प्लीज आप दोबारा से ये सारा सामान मत लाएगा, क्योंकि साफ आप ही को करना पड़ेगा। इतनी गंद मचा देते हैं। इतना गंदा कर दिया था कल रात पूरा कमरा। हम ही जानते हैं कि हम कैसे सोते हैं। हमें बिल्कुल सफाई पसंद है, बिल्कुल साफ सुथरा। लेकिन आपने कल रात इतना ज्यादा गंदा कर दिया था।
पूरे कमरे का सामान तोड़फोड़ दिया था। और अब आपने अपनी हालत देखी। सुबह से ही कमरे को साफ करने में लगे हैं। अब जाकर दोपहर में कमरा साफ हुआ है। तो जब आपको खुद ही साफ करना है तो फिर इतना तोड़ाफोड़ी क्यों करते हैं? इतनी तोड़फोड़ करने की वजह हमें समझ में नहीं आई। आप लड़कों को जब गुस्सा आएगा तो आप लड़कियों को हर्ट करते हैं या फिर ऐसे सामान की तोड़फोड़ करते हो? देव अपने गुस्से को कंट्रोल करके वही घुटनों के बल बैठ जाता है और तारा की कमर में अपने दोनों बाहों को लपेट लेता है और उसके पेट पर अपने चेहरा रख लेता है। देव की इस हरकत पर तारा वही जम जाती है। देव अचानक उसके साथ ये क्या कर रहा था? तारा इतना ज्यादा गुस्सा कर रही थी उसके ऊपर और उसके भाई को इतना बुरा बोल रही थी, लेकिन देव तो आराम से उसकी कमर में अपनी बाहें लपेटे हुए था। अगले ही पल तारा अपनी सोच से बाहर निकल आती है जब उसके कानों में देव की आवाज पड़ती है। बेबी, आपकी मम्मा ना बहुत ज्यादा बोलती हैं। आप अपनी मम्मी से बोलिए कि वो थोड़ा कम बोला करें। जब आप अपनी मम्मी के पेट से बाहर आ जाएंगे तो उनसे बोलिएगा। और आपकी माँ हमें आजकल बहुत परेशान करती है। हमेशा हर पल हर वक्त हम पर गुस्सा करती रहती हैं। हाँ, पता है प्रेगनेंसी में गुस्सा आता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी मम्मा जब देखो हम पर रोब झाड़ती रहे। हम दोनों साथ में मिलकर आपकी मम्मा को बहुत परेशान करेंगे। वो हमें बहुत परेशान करती हैं। अभी उनका चॉकलेट खाने का मन कर रहा था। हम आपकी मम्मा के लिए चॉकलेट लेकर आए। आप देख रहे हैं ना, आपकी माँ के मूड स्विंग्स भी ज्यादा हो रहे हैं। और आपको पता है आपकी मम्मा का 4 दिन बाद यूनिवर्सिटी में टेस्ट है और ये हमसे यहाँ पर लड़ाई कर रही है। ये नहीं कि आपकी मम्मा को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। आप बोले अपनी मम्मी से कि जाकर पढ़े और आपके डैडी से लड़ाई ना करें। तारा तो बस एकटक देव को देखती रहती है। वो खुद से बोलती है, ये आदमी पागल हो गया है क्या? वो इतने छोटे से बच्चा से कैसे बोल सकता है और अभी तो बच्चा हमारे पेट से बाहर भी नहीं आया है। तो ये आदमी उससे कैसे बात कर रहा है? हे दुर्गा माँ, ये आपने हमें कहाँ फंसा दिया है?